जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बीपीएससी की बदलते पैटर्न के अनुसार कंप्लीट सिलेबस को एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से विस्तृत व्याख्या सहित एडिटोरियल करेंट कंसेप्ट को आज की वीडियो में हम लोग रिविजन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग परफेक्शन आईएएस के जो मेंटरशिप प्रोग्राम 90 डेज का चलाया जा रहा है उसे भी रिवीजन कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर लीजिएगा। ये सभी कर लेते हैं तो कोई भी सेट लगाइए, प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है। करेंट अफेयर्स के लिए एडिटोरियल करेंट कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी पेपर का निचोड़ दिया गया है। आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं 1 से लेकर 15 मई 2024 तक के। तो ये सभी कर लेते हैं तो आपको करेंट अफेयर्स से प्रश्न गलत नहीं होंगे, चाहे कितना भी डीप में करेंट अफेयर्स पूछा जाए, ठीक है। तो सभी पेपर का निचोड़ इसमें दिया हुआ है। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मसौदा विस्फोटक विधेयक 2024 स्रोत है बिजनेस स्टैंडर्ड। डिटेल में समझते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने 1884 के विस्फोटक अधिनियम को बदलने के लिए एक नया विस्फोटक विधेयक प्रस्तावित किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT ने नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, ठीक है। किसके द्वारा? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा। ध्यान रखिएगा। प्रस्तावित विधेयक की मुख्य विशेषताएं डिटेल में समझते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। प्रस्तावित विस्फोट विधेयक 2024 के अनुसार केंद्र सरकार लाइसेंस देने, निलंबित करने या रद्द करने के साथ साथ नए कानून के तहत अन्य निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण को नामित करेगी। लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंस में विस्फोटकों की मात्रा निर्दिष्ट करेगा, जिससे एक लाइसेंसधारी निर्धारित अवधि के लिए निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, परिवहन, आयात या निर्यात कर सकता है, ठीक है। यदि कोई लाइसेंसधारी व्यक्ति किसी भी नियम का उल्लंघन करके विनिर्माण, आयात या निर्यात करता है तो उसे 3 साल तक की कैद, 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है। 3 साल तक की कैद, 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी विस्फोटक को अपने पास रखने, उपयोग करने, परिवहन करने पर 2 साल तक की कैद, 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। विस्फोटक अधिनियम 1884 डिटेल में समझते हैं। देखिए, 1884 का विस्फोटक अधिनियम भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा अधिनियमित तक कानून है, जिसका मुख्य उद्देश्य विस्फोटकों का निर्माण, भंडारण, कब्जे, उपयोग, बिक्री, आयात और निर्यात को विनियमित करना है। नेक्स्ट है, यह अधिनियम नामित अधिकारियों को सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन परिसरों का निरीक्षण करने का अधिकार देता है जहां विस्फोटक संग्रहित या उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों पर लागू होता है जिनमें बारूद, डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन और अन्य पदार्थ शामिल हैं। यह विस्फोटक से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं निर्विरोध विजय। डिटेल में समझते हैं। स्रोत है द हिंदू। देखिए, गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था और अन्य दावेदारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए थे। निर्विरोध निर्वाचन में परिणाम घोषित करने से संबंधित कानून है। देखिए, डिटेल में समझते हैं। चुनाव संचालन नियम 1961 नियम 11 रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि RO को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने और निर्विरोध चुनाव में परिणामों की घोषणा करने की अनुमति देता है। शर्तें क्या हैं? देखिए, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, जब अन्य सभी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेते हैं या अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो केवल एक उम्मीदवार दौड़ में रह जाता है। चिंताएं क्या हैं? डिटेल में समझते हैं। देखिए, यह प्रक्रिया मतदाताओं को उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि नोटा विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती है। वर्तमान चुनावी प्रक्रिया एक प्रकार से निर्वाचकों को पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर देती है और यदि चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है तो उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। ये सभी
चिंताएं हैं। चुनाव का पूर्ण बहिष्कार से आशय है कि सभी को शून्य वोट प्राप्त हुए हैं और धारा 65 के तहत वोटों की समानता को कवर किया गया है। जब लोगों ने प्रक्रिया में भाग नहीं लिया तो उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इसकी पहचान करने में लोगों की इच्छा को सिस्टम की व्यवहारिकता से बदल दिया गया। आगे की राह डिटेल में समझते हैं। देखिए, यहाँ से मेंस के लिए भी करेंट अफेयर्स आपका तैयार होते जाएगा, तो ध्यान से सुनते जाइए। विजय उम्मीदवार की घोषणा के लिए वोटों का न्यूनतम % पेश करने पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार खुद को चुनाव के लिए पेश नहीं करता है तो उसे सीट को नामांकित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, यदि कोई उम्मीदवार खुद को चुनाव के लिए पेश नहीं करता है तो उस सीट को नामांकित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030। स्रोत है द हिंदू। डिटेल में समझते हैं नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030। देखिए, सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नाबार्ड ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर अपने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया। इस व्यापक रणनीति का उद्देश्य भारत की हरित वित्त पोषण की बढ़ती आवश्यकता को संबोधित करना है। ठीक है, भारत में हरित वित्त पोषण डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत में हरित वित्त पोषण भारत को 2030 तक संचयी रूप से 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंचने के लिए सालाना लगभग 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। वर्तमान हरित वित्त प्रवाह गंभीर रूप से अपर्याप्त है। 2019-20 तक भारत ने हरित वित्त पोषण में लगभग 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए, जो कि जरूरत का एक अंश मात्र था। भारत में हरित वित्त पोषण की मांग को पूरा करने के लिए नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030 को 4 प्रमुख स्तंभों के आसपास संरचित किया गया है। सभी क्षेत्रों में हरित ऋण में तेजी लाना, व्यापक बाजार निर्माण भूमिका निभाना, नाबार्ड का आंतरिक हरित परिवर्तन और रणनीतिक संसाधन जुटाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नाबार्ड। डिटेल में समझते थे कि यहाँ से आपका स्टैटिक जीके भी कवर होते जाएगा करेंट के साथ साथ। इसकी स्थापना भारत में सतत ग्रामीण विकास और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना है। यह आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल द्वारा शासित होता है, जिनमें शामिल हैं आरबीआई के प्रतिनिधि, केंद्र और राज्य सरकारें, ग्रामीण विकास और वित्त से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक। ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न बन सकता है। निष्कर्ष की बात करें तो यह रणनीतिक पहल पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति नाबार्ड की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है, साथ ही भारत को एक लचीली और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2024। स्रोत हैं द हिंदू। डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स इसके द्वारा जारी किया जाता है के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 80 देशों के बीच भारत की रैंक 2023 में 161 से 2024 में 159 हो गई है। ठीक है, जो कि ये कम हुई है। कितना हुई है तो 2 कम हो गया है। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुई है। यह विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के रणनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंक की गिरावट आई है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। तो फर्स्ट पे है नॉर्वे और भारत का स्थान कितना है तो 159, ध्यान रखिएगा 2024 में। डेनमार्क दूसरे स्थान पर। भारत का स्कोर सुरक्षा संकेतक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में गिरा, यानी कि खराब ही है। भारत, तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे हैं, जो क्रम से 158 तुर्की हैं, पाकिस्तान 152 और श्रीलंका 150वें स्थान पर है।
नेक्स्ट बात करते हैं प्रयुक्त संकेतक। देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा है इसके प्रमुख संकेतक। देखिए भारत के संबंध में मुख्य बिंदु डिटेल में समझते हैं। देखिए इसमें दावा किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। सरकार ने कई नए कानून पेश किए हैं जो सरकार को मीडिया को नियंत्रित करने, समाचार को सेंसर करने और आलोचकों को चुप कराने की असाधारण शक्ति देता है। इसमें दूरसंचार अधिनियम 2023, प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक 2023 का मसौदा और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 शामिल हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो पत्रकार सरकार की आलोचना करते हैं उन्हें नियमित रूप से ऑनलाइन उत्पीड़न, मनमाने गिरफ्तारियों का शिकार होना पड़ता है। एलपीआई और बैंक ऑफ नामीबिया के मध्य समझौता बिजनेस स्टैंडर्ड स्रोत हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनआईपीएल ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसे त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौता किया है। यह साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूपीआई स्टैक को तैनात करने के लिए केंद्रीय बैंकों के साथ एनपीसीआई का पहला सहयोग है। उद्देश्य की बात करें तो नामीबिया में वास्तविक समय में व्यक्ति से व्यक्ति यानी कि P2P और पब्लिक टू पब्लिक और व्यक्ति से व्यापारी यानी कि P2M लेन देन विकसित करना है। ठीक है, महत्व की बात करें तो डिटेल में समझते हैं। बैंक ऑफ नामीबिया को एनआईपीएल से सर्वोत्तम श्रेणी की तकनीक और अंतर्दृष्टि तक पहुंच प्राप्त होगी जिससे नामीबिया में अपने नागरिकों के डिजिटल कल्याण के लिए एक समान मंच का निर्माण संभव हो सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यह भविष्य की तकनीकी प्रगति और बाजार की मांगों को अपनाने के लिए इसके स्केलेबिलिटी और अनुकूलनशीलता भी सुनिश्चित करेगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यह प्रयास फ्रांस, श्रीलंका, सिंगापुर और मॉरिशस जैसे अन्य बाजारों में प्रवेश करने के बाद यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए एनपीसीआई के प्रयास का अनुसरण करता है। यह सहयोग वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, विशेष रूप से वंचित आबादी के लिए 2025 तक अपेक्षित भुगतान उपकरणों की पूर्ण अंतर संचालनीयता के साथ। ठीक है, एनपीसीआई डिटेल में समझते हैं। एनपीसीआई देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। क्या है तो खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। इसे आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आईबीए द्वारा भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान और संरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया था। कब किया गया था तो अधिनियम 2007। ठीक है, 2007 के प्रावधानों के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 डाउन टू अर्थ स्रोत हैं, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 लॉन्च की, जो वैश्विक प्रवासन पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव का खुलासा करती हैं, जिसमें विस्थापित लोगों की रिकॉर्ड संख्या और अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण में बड़ी वृद्धि शामिल है। वर्ष 2000 से आईओएम प्रत्येक 2 वर्ष में अपनी प्रमुख प्रवासन रिपोर्ट पेश करता है। मुख्य विशेषताएं की बात करें तो डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए वर्ष 2000 और 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण 650% बढ़कर 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिसमें भारत का वर्ष 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण हुआ था। शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश हैं। भारत पहले स्थान पर, मैक्सिको दूसरे, चीन तीसरे, फिलीपींस चौथे और 5वें स्थान पर हैं फ्रांस। भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस। भारत, मैक्सिको, चीन, ये पांचों का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि क्रम पूछ सकता है। 831 बिलियन प्रेषण में से 647 बिलियन प्रवासियों द्वारा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भेजे गए हैं। कहाँ पर भेजे गए हैं तो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भेजे गए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में जलवायु और मौसम संबंधी आपदाओं के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन भी हुआ है। अधिकांश प्रवासन नियमित, सुरक्षित और क्षेत्रीय रूप से केंद्रित होता है, जो सीधे अवसरों और आजीविका से जुड़ा होता है। वर्ष 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। ठीक है,
संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों में बड़े प्रवासी के साथ भारत विश्व में सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी यानी कि लगभग 18 मिलियन का मूल स्थान है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक। देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादक में भारत का स्थान तीसरा है, ध्यान रखिएगा। स्रोत है बिजनेस स्टैंडर्ड, डिटेल में समझते हैं। देखिए फ्रेंड, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत 2015 की तुलना में 9वें स्थान से ऊपर आकर तीसरे स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं: जापान के 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया है। वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% था। भारत ने वर्ष 2023 में अपनी 5.8% बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न की है। ठीक है, और रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि 2024 में जीवाश्म ईंधन उत्पादन में गिरावट आएगी और यह प्रवृत्ति अन्य वर्षों में भी जारी रहेगी। 2023 में अतिरिक्त वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 5.1% थी। चीन +156 TWS से संयुक्त राज्य अमेरिका +33 TWS और ब्राज़ील +22 TWS के बाद भारत ने 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वृद्धि हासिल की है। शीर्ष 4 सौर विकास वाले देशों ने मिलकर 2023 में 75% वृद्धि हासिल की है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं आप। ये डेटा मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि की बात पूछेगा तो चौथी है। ठीक है, चौथे स्थान पर, लेकिन उत्पादन केवल पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2015 में भारत की बिजली का 0.5% से बढ़कर 2023 में 5.8% हो गई। भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना तक बढ़ाने वाले देशों में से एक है। एम्बर के अनुसार इस क्षमता लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को वार्षिक क्षमता वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता है। वेस्ट नाइल फीवर, डिटेल में समझते हैं। स्रोत है द हिंदू। देखिए, केरल के स्वास्थ्य विभाग ने 3 जिलों त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड में वेस्ट नाइल बुखार के मामलों की पुष्टि के बाद अलर्ट जारी किया है। वेस्ट नाइल फीवर, डिटेल में समझते हैं। वेस्ट नाइल फीवर वेस्ट नाइल वायरस के कारण होने वाला एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलता है। वेस्ट नाइल फीवर एक मच्छर जनित एकल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। न्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। WHO के अनुसार यह फ्लेवी वायरस जीनस का सदस्य हैं और फ्लेविविरिडे परिवार के जापानी एन्सेफलाइटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स से संबंधित हैं। पक्षी WNV के प्राकृतिक मेजबान हैं। मच्छर जब संक्रमित पक्षियों के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं तो वे संक्रमित हो जाते हैं और फिर इन मच्छरों को काटने से मनुष्यों तथा जानवरों में वायरस का संचार होता है। घरों में इस्तेमाल के लिए टीके उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों के लिए अभी उपलब्ध नहीं हैं। संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो डिटेल में समझते हैं। देखिए, वेस्ट नाइल संक्रमण पहली बार 1937 में युगांडा में पाया गया था। केरल में इसकी पहली बार 2011 में पता चला था। बाद में 2022 में त्रिशूल जिले के एक 37 वर्षीय व्यक्ति की वेस्ट नाइल संक्रमण वायरल संक्रमण से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लक्षण देखिए, 80% संक्रमित लोगों में यह बीमारी लक्षणहीन होती है। 20% मामलों में लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, थकान, शरीर में दर्द, मतली, दाने और सृजन ग्रंथियां शामिल हैं। नेक्स्ट है, इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस, डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक, जैसे आमतौर पर 3D प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है, की मदद से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह इंजन इसरो के ध्रुवीय उपग्रह परीक्षण यान यानी कि PSLV के ऊपरी चरण PS4 में उपयोग
के लिए PS4 इंजन को इसरो द्वारा 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके उत्पादन के लिए पुनः डिजाइन किया गया है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग AM 3D प्रिंटिंग या AM एक ऐसी प्रक्रिया है जो परत दर परत त्रिआयामी वस्तु को बनाने के लिए कंप्यूटर निर्मित डिजाइन का उपयोग करती हैं। यह एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसमें प्लास्टिक, कंपोजिट या जैव सामग्री जैसी सामग्री की परतें बनाई जाती हैं जो आकार, कठोरता और रंग में भिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए बनाई जाती हैं। AM प्रौद्योगिकी की प्रमुख अनुप्रयोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, स्वास्थ्य देखभाल, कस्टम प्रत्यारोपण, ट्यूमर मॉडल, सर्जिकल उपकरण इत्यादि में। एरोस्पेस और रक्षा में क्या उपयोग है? तो एयर फ्रेम, लैंडिंग गियर, ड्रोन आदि जैसे घटक में। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो पहनने योग्य उपकरण, रोबोट आदि के लिए। महत्व की बात करें तो डिटेल में समझते हैं। देखिए, नया इंजन अब 97% कच्चे माल की बचत करता है और उत्पादन समय को 60% तक कम कर देता है। परीक्षण के सफल प्रशासन के बाद लेजर पाउडर वेड फ्यूजन तकनीक के उपयोग से तैनात भागों की संख्या 14 से कम होकर 1 हो गई है। इससे 19 वेल्ड जोड़ समाप्त हो गए हैं, जिससे प्रति इंजन कच्चे माल के उपकरणों के काफ़ी बचत हुई है। ठीक है। महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ का पहला कानून डिटेल में समझते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस स्रोत है। हाल ही में यूरोपीय संघ EU ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है। कानून सभी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे प्रथाओं का अपराधीकरण करने के लिए अनिवार्य करता है। प्रमुख प्रावधान की बात करें तो नव स्वीकृत कानून विभिन्न प्रकार के अपराधों को संबोधित करके महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा से बचाने का प्रयास करता है। यह कानून बच्चों सहित घरेलू दुर्व्यवहार से पीड़ितों के लिए सहायता प्रदान करने और सुरक्षा में सुधार को प्राथमिकता देता है। नए कानून में विशेष रूप से साइबर अपराधों के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर 1 से 5 साल तक की अवधि के कारावास का प्रावधान किया गया है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को इन नए दिशा निर्देश को 3 वर्ष के अंदर अपने राष्ट्रीय कानून में लागू करना होगा। प्रभाव और महत्व डिटेल में समझते हैं। समुच्चय यूरोपीय संघ में इन कानूनों के सामंजस्य से लिंग आधारित हिंसा के प्रति कानूनी प्रतिक्रिया मजबूत होने की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अपराधियों को गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा जबकि पीड़ितों को व्यापक समर्थन मिलेगा। यूरोपीय संघ EU डिटेल में समझते हैं। यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। 1992 से 93 में मास्ट्रिक्ट संधि द्वारा स्थापित यूरोपीय संघ ने एकीकृत कानूनों के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट। इसरो का ये है रिपोर्ट, स्रोत है isro.gov.in वेबसाइट से लिया गया है, इसरो के वेबसाइट से। डिटेल में समझते हैं। देखिए, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है, ISAR जारी की है। प्रमुख बिंदु क्या है डिटेल में समझते हैं। वैश्विक परिदृश्य। देखिए, वर्ष 2023 में 212 लॉन्च और ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप घटनाओं से उत्पन्न कुल 3143 ऑब्जेक्ट्स को अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट आबादी में जोड़ा गया है। भारतीय परिदृश्य की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर अब तक 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिनमें निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थानों के उपग्रह भी शामिल हैं। वर्ष 2023 में इसरो ने सभी 7 प्रक्षेपण अर्थात SSLV-D2, E057, LVM-3, OneWeb 2, PSLV-C55, TEL EOS-2, LVM-3 और M4, चंद्रयान 3 और PSLV-C57, आदित्य L1, ये सभी सफल रहे हैं। ठीक है। 31 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के स्वामित्व वाले परिचालन उपग्रहों की संख्या LEO में 22 और GEO में 29 हैं। 2023 के अंत तक 3 भारतीय गहरे अंतरिक्ष मिशन भी सक्रिय थे, अर्थात चंद्रयान 2 ऑर्बिट, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉडल। अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता। देखिए,
अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता अंतरिक्ष में प्राकृतिक और मानव निर्मित ऑब्जेक्ट्स की स्थिति और व्यवहार को समझने एवं निगरानी करने से संबंधित है। इसमें ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, अंतरिक्ष यान, मलबे और धूमकेतु जैसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना और उनकी कक्षा, गति, ऊंचाई, रोटेशन और अन्य विशेषताओं का डेटा इकट्ठा करना शामिल है। पशु कूटनीति डिटेल में समझते हैं। स्रोत हैं द हिंदू। देखिए, हाल ही में मलेशिया ने पर्यावरण के संरक्षण के रूप में अपनी छवि में सुधार के लिए ओरंगुटैन डिप्लोमेसी का सहारा लेने का निर्णय लिया है। उद्देश्य की बात करें तो इस रणनीति का उद्देश्य मलेशिया के सभी को जंगली जानवरों की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का चैंपियन बनाकर बढ़ाना है। यह पाम ऑयल के टिकाऊ उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहता है और ओरंगुटान को बचाने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। ठीक है। चीन की सफल पांडा कूटनीति से प्रेरित होकर मलेशिया ओरांगुटान को कुछ मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के संकेत के रूप में देखता है। ओरांगुटान डिटेल में समझते हैं। ओरांगुटान उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के वृक्षों के बीच रहते हैं। यह केवल बोर्नियो यानी कि मलेशिया और इंडोनेशिया, बोर्नियो द्वीप पर और सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। संरक्षण स्थिति आयुष्मान गंभीर रूप से संकट प्राय है। पशु कूटनीति का महत्व की बात करें तो सांस्कृतिक आदान प्रदान, जानवरों को साझा करना या उपहार में देना विभिन्न संस्कृतियों की समझ और प्रशंसा को बढ़ावा दे सकता है। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन देखिए, सार्वजनिक कूटनीति और सहभागिता है, ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखना है। अनुच्छेद 39 भी चर्चा में था, डिटेल में समझते हैं। 39 बी क्या है? द इंडियन एक्सप्रेस स्रोत है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ जो इस प्रश्न की जांच कर रही हैं कि क्या निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन माने जाएंगे, जैसे कि अनुच्छेद 39 बी में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का विचार डिटेल में समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, यद्यपि अनुच्छेद 39 बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तथापि इस प्रावधान की व्याख्या इतने व्यापक अर्थ में नहीं की जानी चाहिए कि इसमें निजी अधिकारों के लिए कोई सुरक्षा न बचे। 39 बी समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम हित की पूर्ति हो सके। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 बी में कहा गया है कि आर्थिक प्रणाली के संचालन से धन और उत्पादन के संसाधनों का सामान्य हानि के लिए केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के कृषि निर्यात में गिरावट, बिजनेस स्टैंडर्ड स्रोत हैं, डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अनाज और चीनी से लेकर प्याज तक कई वस्तुओं पर शिपमेंट प्रतिबंधों के कारण 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में भारत का कृषि निर्यात 8.2% गिर गया है। प्रमुख बिंदु डिटेल में समझते हैं। देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि निर्यात $53.15 बिलियन था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में घटाकर $48.82 बिलियन हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की कृषि आयात में 7.9% की गिरावट देखी गई है। यह 2022-23 के $35.60 बिलियन से घटकर 2023-24 में $32.8 बिलियन हो गया है। गिरावट वाली निर्यात वस्तुएं चीनी, गैर बासमती चावल, गेहूं, प्याज हैं। इसमें गिरावट हुई है। चीनी, गैर बासमती चावल, गेहूं, प्याज में कृषि निर्यात में गिरावट के कारण डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्रमुख वस्तुओं पर प्रतिबंध, ये कारण है गिरावट का। अक्टूबर 2023 से चीनी निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध लगा था ताकि महंगाई न बढ़े। तो जुलाई 2023 में गैर बासमती चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। वैश्विक मूल्य परिवर्तन 2013-14 और 19-20 के बीच कृषि वस्तुओं की कीमतों में वैश्विक गिरावट ने भारत के निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी बना दिया। FAO यानी कि खाद्य मूल्य सूचकांक 119.1 से गिरकर 96.5 अंक आ गया था, जिससे निर्यात राजस्व प्रभावित हुआ था। नोट ध्यान रखिएगा, WTO की व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा 2023 के अनुसार 2022 में भारत की कृषिगत निर्यात और आयात की वैश्विक कृषि व्यापार में हिस्सेदारी क्रमशः 2.4% और 1.9% थी। विश्व में कृषि निर्यातक देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर था। नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल क्या है? द इंडियन एक्सप्रेस स्रोत हैं, डिटेल में समझते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको की सूतिमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की गई है, जिसे
तामजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। तामजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर खोजा गया है? मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको के खाड़ी के पास, ठीक है। मुख्य बिंदु की बात करें तो तामजा ब्लू होल समुद्र से कम 1380 फीट यानी कि 420 मीटर नीचे है, जो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। 13,660 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस विशाल पानी के नीचे की गुफा का नाम तामजा रखा गया है, जिसका माया भाषा में अर्थ है गहरा पानी, ठीक है। ब्लू होल डिटेल में समझते हैं। देखिए, ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ आधार शैल चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थों से बनी होती हैं। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो हिम युग के दौरान हजारों वर्षों में हिमनदों के बहाव द्वारा निर्मित हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं भीम्स पोर्टेबल अस्पताल, द टाइम्स ऑफ इंडिया स्रोत हैं, डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूकेस का सफल परीक्षण किया। भीष्म पोर्टेबल क्यूकेस प्रोजेक्ट भीम नाम की व्यापक पहल का एक हिस्सा है। सहयोग, हित और मैत्री के बीच भारत स्वास्थ्य पहल, जिसे 200 तक के हाथों के इलाज के लिए तैयार किया गया है, जिसमें त्वरित प्रतिक्रिया और व्यापक देखभाल पर जोर दिया गया है। मुख्य विशेषताएं की बात करें फ्रेंड्स, देखिए, सहायता की कई नवीन उपकरणों से सुसज्जित हैं जो आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी समन्वय, वास्तविक समय की निगरानी और कुशल प्रबंधन की सुविधा के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स को भी एकीकृत करता है। नेक्स्ट है, पूरी इकाई में 72 आसानी से परिवहन योग्य घटक होते हैं, जिसे आसानी से हाथ, साइकिल या यहाँ तक कि ड्रोन द्वारा ले जाया जा सकता है। ये क्यूब्स मजबूत, जलरोधक और हल्के हैं, जिन्हें विभिन्न विन्यासों के लिए डिज़ाइन किया गया है। रामचरितमानस, पंचतंत्र और हृदय लोक स्थान को यूनेस्को ने विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय स्मृति रजिस्टर में शामिल किया है। डिटेल में समझते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस स्रोत हैं। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में रामचरितमानस, पंचतंत्र और हृदय लोक स्थान को यूनेस्को के विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर की स्मृति में शामिल किया गया है। यह देश की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि है। प्रमुख बिंदु की बात करें तो हृदय लोक स्थान, पंचतंत्र और रामचरितमानस क्रमशः आचार्य आनंदवर्धन, विष्णु शर्मा और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक के दौरान इसकी घोषणा की गई। उलान बटोर में आयोजित इस बैठक में सदस्य देशों के 38 प्रतिनिधियों के साथ 40 पर्यवेक्षक और नामित व्यक्ति भी शामिल हुए। महत्व की बात करें तो देखिए, यह वैश्विक सांस्कृतिक संरक्षण में एक कदम आगे बढ़ने का संकेत देता है, जो भारत की साझा मान्यता को आकार देने वाले विविध आख्यानों और कलात्मक अभिव्यक्तियों को पहचानने और उनकी सुरक्षा के महत्व को उजागर करता है। यूनेस्को का विश्व स्मृति कार्यक्रम दुर्लभ और संकटग्रस्त दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करने, पहुंच और उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल है। नेक्स्ट है, नैनीताल जंगल में आग तथा बॉम्बी बकेट, डिटेल में समझते हैं। स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगलों में भीषण आग फैल गई, जिसके कारण भारतीय वायुसेना को भीषण आग पर काबू पाने के लिए कर्मी और MI-17 हेलीकॉप्टर को भेजना पड़ा था, ठीक है। भीषण आग लगी थी। बॉम्बी विकेट जिसे हेलीकॉप्टर बकेट या हेलीकॉप्टर के रूप में भी जाना जाता है, नैनीताल के पास स्थित भीमताल झील से पानी एकत्र करने के लिए बनाई गई थी और इसे जलते हुए जंगलों पर डाला गया था, ठीक है। यह एक विशेष हवाई अग्निशमन उपकरण है जिसका प्रयोग 1980 के दशक से किया जा रहा है। यह मूलतः एक हल्का फुल्का कंटेनर है जो हेलीकॉप्टर के नीचे से पानी को लक्षित क्षेत्रों में छोड़ता है। बॉम्बी बकेट विशेष रूप से जंगली आग से लड़ने में सहायक है, जहां जमीन से पहुंचना मुश्किल या असंभव है। नेक्स्ट है, नेपाल भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला नई करेंसी नोट जारी करेगा। नेपाल भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला, देखिए नेपाल अपने नोट पे कुछ भारतीय क्षेत्रों को भी दर्शाया है, इसलिए चर्चा में है। डिटेल में समझते हैं। स्रोत है द हिंदू। हाल ही में नेपाल ने 100 रुपये के नोट
नए नोट छापने की घोषणा की है, जिस पर मानचित्र अंकित है, जिसमें भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को दिखाया गया है। इस कदम का भारत ने विरोध किया है। पृष्ठभूमि देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को भारत ने नवंबर 2009 में अपने मानचित्र में शामिल किया था। मई 2020 में नेपाल सरकार ने देश का एक अद्यतन राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। नेपाल ने 1816 की सुगौली संधि के आधार पर अपना दावा जताया कि संधि के अनुसार लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख सहित काली यानी कि महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र नेपाल के हैं। हालांकि भारत ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच 1950 की शांति मैत्री संधि ने सुगौली संधि को रद्द कर दिया है। नेपाल का तर्क है कि 1923 की नेपाल ब्रिटेन मैत्री संधि जैसी संधियों ने ब्रिटिश शासन के युग के दौरान उसकी संप्रभुता की दृष्टि की। भारत की प्रतिक्रिया देखते हैं। भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे एकतरफा कार्रवाई कहा तथा नेपाल द्वारा क्षेत्रीय दावों के कृत्रिम विस्तार को अस्वीकार करार दिया है। ये भारत की प्रक्रिया है। भारत ने कहा कि नेपाल ने इस कदम की से स्थिति या जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, भारत ने क्या कहा? नेपाल के इस कदम से स्थिति या जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आएगा। हकीकत से कोई बदलाव नहीं आएगा। नोट, नेपाल सरकार ने इस निर्णय को स्थानीय राजनीतिक हित धारकों से पूर्ण समर्थन नहीं मिला है। कुछ पूर्व राजनयिक और नेपाल केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नरों ने इसे अविवेकपूर्ण और उत्तेजक कहा है। भविष्य पोर्टल, बिजनेस टुडे, ये स्रोत हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए, भविष्य पोर्टल क्या है? हाल ही में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनभोगियों के लिए सक्रिय और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भविष्य पोर्टल जारी किया है। लक्ष्य की बात करें तो सभी सेवानिवृत्त बकाया का भुगतान हो और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश की डिलीवरी हो। मुख्य विशेषताएं डिटेल में समझते हैं। भविष्य प्रणाली व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पेंशन स्वीकृत भुगतान प्रक्रिया के ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रदान करती है। पेंशन की प्रोसेसिंग के लिए फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को SMS, ईमेल के माध्यम से पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया की प्रगति के बारे में सूचित करता रहता है। यह प्रणाली पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने पेंशन के भुगतान में होने वाली देरी को रोकती है। ठीक है, वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यक अनुष्ठान, द हिंदू स्रोत हैं, डिटेल में समझते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह की प्रकृति को रेखांकित करते हुए कहा कि इसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक वैध समारोह के बिना मान्यता नहीं दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां क्या हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए, अधिनियम की धारा 7 में हिंदू विवाह के समारोह सूचीबद्ध हैं, जिनका विवाह वैध होने के लिए पालन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कानून की नज़र में शादी वैध नहीं मानी जाएगी। पंजीकरण के बाद भी विवाह की वैधता के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित अनुष्ठानों का पालन आवश्यक है। उदाहरण के लिए सप्तपदी समारोह वैधता के लिए आवश्यक है। सप्तपदी, पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे। ठीक है, ये सप्तपदी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्कार माना है। भारतीय समाज में इसके महत्व और पारिवारिक इकाइयों की स्थापना में इसकी भूमिका पर जोर दिया है। विवाह कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं है, यह एक पुरुष और महिला के बीच वैवाहिक बंधन की शुरुआत को चिन्हित करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है, जो भारतीय समाज की मूलभूत इकाई है, परिवार की नींव बनाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुपतित्व और बहुविवाह को खारिज कर दिया है। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यह हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करता है। यह हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और अन्य लोगों पर लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी कानूनों द्वारा शासित नहीं होते हैं। स्पष्टीकरण का महत्व डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी विवाह पंजीकरण और अनुष्ठान से संबंधित कानूनी व्याख्याओं में अस्पष्टता की आवश्यकता पर जोर देती हैं। यह फैसला वैवाहिक संबंधों की व्यापक मान्यता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के साथ जोड़ने के महत्व को उजागर करती हैं। अनुष्ठित विवाह डिटेल में समझते हैं। विवाह संपन्न कराने से तात्पर्य उचित अनुष्ठानों के साथ एक आधिकारिक विवाह समारोह के प्रदर्शन से है। भारत में विवाह मुख्य रूप से व्यक्तिगत कानूनों और 1954 के विशेष विवाह अधिनियम द्वारा शासित होता है।
कानूनी व्यक्तिगत कानून अनिवार्य रूप से धर्म द्वारा निर्धारित प्रथाएं हैं। प्रत्येक धर्म में विवाह के लिए आवश्यकताओं का अपना सेट होता है। जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो विवाह वैध होता है। हालांकि मुस्लिम कानून के तहत विवाह अनिवार्य रूप से एक संविदात्मक दायित्व है। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें तो विवाह की वैधता से संबंधित जटिल कानूनों को समझना साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं और कानूनी अनुमानों को समझने के महत्व को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है कोविशील्ड वैक्सीन के दुर्लभ दुष्प्रभाव, काफ़ी चर्चा में था। स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस, डिटेल में समझते हैं। देखिए, हाल ही में कोविड-19 महामारी के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि टीकाकरण से संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दुर्लभ दुष्प्रभाव देखिए, कोविशील्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक एक दुर्लभ रक्त के थके जमने वाले विकार का कारण बन सकता है। इस स्थिति के कारण प्लेटलेट काउंट में कमी आ सकती है, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, डिटेल में समझते हैं। टीटीए को वैक्सीन प्रेरित प्रोपोम्बोटिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या वैक्सीन प्रेरित इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस एक दुर्लभ स्थिति है जो कम प्लेटलेट काउंट के साथ मिलकर रक्त के थके के गठन की विशेषता है। ठीक है, थकों के गठन की विशेषता है। टीटीएस में सूचीबद्ध लक्षण में सांस की तकलीफ, सीने में तकलीफ, अंगुली और पैर की अंगुलियों में सकते के रूप में त्वचा का मलिनीकरण, छोटे लाल धब्बे, सुस्त सिरदर्द, शरीर के विशेष हिस्सों की शून्यता शामिल है। एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, डिटेल में समझते हैं। देखिए, एस्ट्राजेनेका एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन, जिसे कोविशील्ड के नाम से भी जाना जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित एक वायरल सेक्टर वैक्सीन है। भारत में एस्ट्राजेनेका द्वारा उत्पादित वैक्सीन का विपणन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा निर्मित कोविशील्ड नाम ब्रांड के तहत किया गया था। भारत में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई। तब से संभावित थ्रोम्बोलिक घटनाओं की संख्या प्रति मिलियन खुराक पर 0.61 मामले थे। ठीक है, WHO द्वारा की गई टिप्पणी, देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की पुष्टि किया कि कोविशील्ड टीकाकरण के बाद कुछ मामलों में टीटीएस की सूचना मिल रही है। हालांकि WHO ने न्यूनतम आंकड़ों के आधार पर कहा कि कोविशील्ड टीकों के साथ टीटीएस का जोखिम बहुत कम प्रतीत होता है। भारत में मामले की बात करें तो टीकाकरण अभियान के दौरान भारत में दी गई 220 करोड़ खुराकों में 79% से अधिक कोविशील्ड थी। वर्ष 2021 में भारत में कुल 36 टीटीएस मामले थे तथा 18 मौतों की पुष्टि हुई है। एस्ट्राजेनेका की प्रतिक्रिया क्या है? यूनाइटेड किंगडम ने कंपनी के खिलाफ लाए गए एक मुकदमे के बाद एस्ट्राजेनेका ने अदालती दस्तावेजों में टीटीएस के बारे में बात की। एस्ट्राजेनेका ने इस बात से इनकार किया कि टीटीएस सामान्य स्तर पर वैक्सीन के कारण होता है। हालांकि इससे बहुत ही दुर्लभ मामले हैं। इसमें टीकाकरण के परिणाम स्वरूप टीटीएस की संभावना को स्वीकार किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु परिवर्तन और श्रम उत्पादकता पर प्रभाव, डिटेल में समझते हैं। स्रोत हैं द हिंदू। देखिए, जलवायु परिवर्तन और श्रम उत्पादकता पर इसका प्रभाव हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नवीनतम रिपोर्ट बदलते माहौल में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना प्रकाशित हुआ। रिपोर्ट यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता की और इशारा करती है कि श्रम जलवायु रोधी है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं, डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत की 1/3 से अधिक आबादी सालाना अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आती है, जिससे लगभग 23 मिलियन लोग काम से संबंधित चोटों का शिकार होते हैं। ILO ने जलवायु परिवर्तन के 6 प्रमुख प्रभावों की पहचान की है। कौन कौन से प्रमुख प्रभाव हैं, ध्यान रखिएगा। चरम मौसम की घटनाएं, सौर पराबैंगनी विकिरण, कार्यस्थल वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित रोग, कृषि रसायन, गिग इकोनॉमी, श्रमिक, ये सभी 6 प्रभाव हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र। देखिए, विश्व स्तर पर अनौपचारिक कृषि श्रम क्षेत्र गर्मी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, विशेष रूप से विकासशील देशों में जहां श्रमिकों को अक्सर पर्याप्त मौसम सुरक्षा का अभाव होता है। MSME क्षेत्र, देखिए, लघु
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र देश के लगभग 21% कार्यबल 123 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है। इस क्षेत्र के अत्यधिक अनौपचारिकरण होने के कारण श्रमिकों की स्थितियों की बहुत कम या कोई निगरानी नहीं की गई है, जिससे ये गर्मी के खतरे के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गए हैं। भवन और निर्माण डिटेल में समझते हैं। लगभग 70 मिलियन श्रमिकों के साथ भारत में निर्माण क्षेत्र को गहरी ताप विद्युत प्रभाव का सामना करना पड़ता है। निर्माण श्रमिकों को शारीरिक चोटों और अस्थमा जैसे वायु प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य खतरों का भी सर्वाधिक संभावना होती है। कार्यस्थल सुरक्षा संबंधित कानून डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत में 13 से अधिक केंद्रीय कानूनों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें कारखाना अधिनियम 1948, श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923, बागान श्रम अधिनियम 1951 आदि शामिल है। निष्कर्ष की बात करें तो ILO रिपोर्ट जलवायु रोधी कार्य और श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नियामक ढांचा सुनिश्चित करने की आवश्यकता की ओर इशारा करती हैं। ठीक है। भारत में धर्म आधारित आरक्षण द हिंदू स्रोत है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत के चुनावी मौसम में इस बात पर विवादास्पद बहस चल रही है कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश धर्म आधारित आरक्षण नीतियों को उचित ठहरा सकता है। आरक्षण और भारत का संविधान डिटेल में समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 15 एक विशेष रूप से राज्य को केवल धर्म और जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव करने से और रोकता है। प्रथम संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा। इसने राज्य को नागरिकों को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया। ठीक है। अनुच्छेद 16(4) राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, जिसका राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मुस्लिम आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ। जस्टिस राजेंद्र सच्चर समिति 2006। देखिए, मुस्लिम समुदाय SC और ST जितना ही पिछड़ा था और गैर मुस्लिम OBC की तुलना में अधिक पिछड़ा था। मुस्लिम समुदाय SC और ST जितना ही पिछड़ा था और गैर मुस्लिम OBC की तुलना में अधिक पिछड़ा था। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा समिति 2007। इसने अल्पसंख्यकों के लिए 15% आरक्षण का सुझाव दिया, जिसमें 10% विशेष रूप से मुसलमानों के लिए था। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में 27% OBC कोटा के भीतर अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% आरक्षण प्रदान करने वाला एक आदेश जारी किया। समानता और समता की अवधारणा। देखिए, भारत का संविधान समानता, सभी के लिए समान व्यवहार से हटकर समता की ओर चला गया, जो निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और कुछ समूहों के लिए विभेदक उपचार या विशेष उपायों की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी ओर वास्तविक समानता का संबंध परिणामों की समानता से है। सकारात्मक कार्यवाही वास्तविक समानता के इस विचार को बढ़ावा देती है। कुछ राज्यों में धर्म आधारित आरक्षण। केरल। देखिए, केरल में मुसलमानों को OBC श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसमें समग्र OBC आरक्षण के भीतर एक उप कोटा बन गया है। कर्नाटक की बात करें तो 1995 में OBC कोटा के भीतर 4% मुस्लिम आरक्षण लागू किया गया है। तमिलनाडु की बात करें तो 2007 में कानून के आधार पर 30% OBC कोटा के भीतर आरक्षण प्रदान किया गया है, जो 3.5% के साथ मुसलमानों की एक उप श्रेणी है। धर्म आधारित आरक्षण के पक्ष में तर्क देखते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण लागू होने से समानता के सिद्धांत का विस्तार उन धार्मिक अल्पसंख्यकों तक हो सकता है जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और वित्तीय स्थिरता में पीछे हैं। ठीक है। धर्म आधारित आरक्षण संभावित रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्थान कर सकता है, जो सामाजिक आर्थिक असमानताओं का सामना करते हैं। विरुद्ध तर्क में है। तर्क के विरुद्ध में पक्ष विपक्ष दोनों आपको देखना होगा। देखिए, धर्म के आधार पर आरक्षण विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच अविश्वास पैदा कर सकता है और सामाजिक एकता को कमजोर कर सकता है। धर्म के आधार पर आरक्षण देना भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। धर्म आधारित आरक्षण अन्य जाने में धार्मिक रूपांतरण को बढ़ावा दे सकता है। केवल धर्म के आधार पर आरक्षण देना वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों की सूक्ष्म आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है। आदर्श आचार संहिता क्या है, डिटेल में समझते हैं। स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। 18वीं लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान वरिष्ठ राजनेताओं द्वारा हाल ही में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया।
जिससे आदर्श आचार संहिता की भावना कमजोर हुई है। प्रमुख प्रावधान की बात करें तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता बनाई गई थी। एमसीसी के मूल सिद्धांतों में से एक ऐसी गतिविधियों को रोकना है जो मौजूदा सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकती हैं या सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकती हैं। अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों तक ही सीमित रहेगी। अन्य राजनीतिक दलों के खिलाफ किसी भी असत्यापित आरोप या विकृतियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव कानून के तहत आचरण में शामिल नहीं होगा या अपराध नहीं करेगा। ठीक है। अंततः यह निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है कि उन उल्लंघनों की शीघ्र जांच करे और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करे ताकि चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनी रहे। ठीक है। ईसीआई द्वारा निवारक कार्रवाई। देखिए, आदर्श आचार संहिता कानूनी रूप से लागू नहीं होने के बावजूद ईसीआई के पास उल्लंघन के लिए राजनीतिक दलों की मान्यताओं को निलंबित करने या वापस लेने का अधिकार है। आदर्श आचार संहिता के समक्ष चुनौतियां। एमसीसी के पास कानूनी समर्थन का अभाव है जिससे शासन की सीमाएं और प्रभावशीलता संदिग्ध हो गई है। चुनाव आयोग के पास उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है जिससे कदाचार से निपटने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है। ठीक है। एमसीसी के पास कानूनी समर्थन का अभाव है जिससे शासन की सीमाएं और प्रभावशालिता संदिग्ध हो गई हैं। चुनाव आयोग के पास उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है जिससे कदाचार से निपटने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है। एमसीसी चुनावी कदाचार जैसे घृणास्पद भाषण और फर्जी खबरों को रोकने में विफल रही है। कार्बन खेती क्या है, डिटेल में समझते हैं। स्रोत है द हिंदू। देखिए, बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों और जलवायु लचीली टिकाऊ कृषि की खोज के बीच कृषि क्षेत्र में कार्बन ट्रेडिंग का चलन दुनिया भर में महत्वपूर्ण हो गया है। कार्बन खेती डिटेल में समझते हैं। कार्बन खेती एक कृषि पद्धति है जिसका उद्देश्य वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना और इसे मिट्टी और वनस्पति में संग्रहित करना है, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसमें पुनर्योजी कृषि प्रथाओं को लागू करना शामिल है जो कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि कृषि वानिकी, कवर फसल संरक्षण, जुताई, खाद बनाना और विविध फसल चक्र। ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो पुनर्योजी कृषि पद्धतियों के अनुप्रयोग के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बहाल करना जो उर्वरता और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है। विभिन्न तकनीक। देखिए, कवर फसल मिट्टी को ढकने के लिए नियमित फसल चक्रों के बीच में फलियां, घास, साग जैसी कवर फसल लगाना। कम जुताई वाली खेती, जुताई को कम या खत्म करना। बिना जुताई वाली प्रथाएं मिट्टी में कार्बन को बनाए रखने में मदद करती हैं। कृषि वानिकी पेड़ों और झाड़ियों को कृषि परिदृश्य में एकीकृत करना। घूर्णी चराई। देखिए, वनस्पति के पुनर्विकास के लिए पशुधन को विभिन्न चारागाहों में घुमाना। जैविक संशोधन मिट्टी में खाद, गोबर या बायोचार मिलाने से मिट्टी में कार्बन का स्तर बढ़ सकता है। फसल चक्र एक क्रम में उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों को बदलना जिसमें गहरी जड़ वाले फसलों को शामिल किया जाता है जो भूमिगत रूप से अधिक कार्बन जमा कर सकते हैं। कार्बन खेती से लाभ क्या है, डिटेल में समझते हैं। जलवायु परिवर्तन में कमी होगी। देखिए, कार्बन कृषि पद्धतियाँ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को मृदा और वनस्पति में एकीकृत करने में सहायता करती हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाकर तथा कार्बन भंडारण को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन में कमी लाई जा सकती है। मृदा स्वास्थ्य कार्बन कृषि मिट्टी की गड़बड़ी को कम करने और जैविक सामग्री को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रथाएं मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ावा देती हैं। जैव विविधता की बात करें तो कृषि वानिकी और विविध फसल जैसी प्रथाएं कृषि भूमि पर उपलब्ध आवासों की विविधता को बढ़ा सकती हैं, जिससे अधिक जैव विविधता का समर्थन किया जा सकता है। आर्थिक लाभ की बात करें तो मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य के समय के साथ अधिक पैदावार और कम लागत हो सकती है। इसके अतिरिक्त कार्बन खेती लाभात्मक रूप से कार्बन डेटिंग के माध्यम से आय उत्पन्न कर सकती है। ठीक है।
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स। स्रोत पीआईबी, द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता तथा अन्य है। सभी न्यूज़पेपर का निचोड़ है। राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स में देखते हैं, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। स्मार्ट प्रणाली एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्की टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है जिसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग स्टडी को भी कवर कर रहे हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ है। देखिए डीआरडीओ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। स्थापना 1958 में, अध्यक्ष अभी करेंट में हैं समीर वी कामत हैं। हाल ही में ओईसीडी द्वारा वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर को 6.6% अनुमानित किया गया है। किसके द्वारा? विभिन्न संस्था का अलग अलग रिपोर्ट रहता है। ओईसीडी के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है भारत की अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर को। ठीक है 6.6%। भारत हाल ही में नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते में तेजी लाने में सहमत हुआ है। हाल ही में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 159वां है। ठीक है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में ऊपर भी हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। 159वां स्थान है 180 देशों की सूची में। हाल ही में भारत बायोटेक के सह संस्थापक व कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एम एला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। श्री एला 2019 से 2024 तक अध्यक्ष रहे। आधार सिंह पूनावाला का स्थान लेंगे। ठीक है हाल ही में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी द्वारा नौसेना के 26वें प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। इन्होंने भारत सरकार ने हाल ही में 2015 से 2023 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनमें क्षमता निर्माण करने के समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है 2015 से 30 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमता निर्माण करने के समझौते ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों का विनियमन करने के लिए भविष्य नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के खोजकर्ताओं द्वारा दक्षिणी गारो हिल्स मेघालय में 35 से 50 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज की गई है। कहाँ की गई है? तो गारो हिल्स में, मेघालय के गारो हिल्स में, ध्यान रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा द्वारा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य स्वच्छ खेलों तथा डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्लेट रूम अभियान का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, इस पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों को ब्रह्मांड से जुड़ी रहस्य को पता लगाने के लिए एक साथ लाना है। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों में खनन के मामले में फैसला सुनाते हुए 4 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन गतिविधि को शुरू करने से रोक दिया है। नेक्स्ट है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 692 किलोमीटर तक फैली अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ कहाँ फैला है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो इस ज्योग्राफी का भी यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ कहाँ है, किन राज्यों में? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सक्सम घाटी भारत और चीन के मध्य सीमा का विवाद का कारण है। गौरव मतलब है कि चीन सियाचिन ग्लेशियर के पास अवैध तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित इस घाटी में चीन द्वारा निर्माण पर भारत द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। हाल ही में भारत और क्रोएशिया ने नई दिल्ली में 11वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है।
हाल ही में राजस्थान द्वारा कृषि के लिए एक डिजिटल जल वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसमें नहर जल वितरण के लिए एक विशेष मोड विधि वाराबंदी को नियोजित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत को नागपुर महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट ईशान की शुरुआत की गई है। इस परियोजना का लक्ष्य भारत के 4 उड़ान सूचना क्षेत्रों को नागपुर से देखरेख करने वाली एक एकल प्रणाली में समेकित करके हवाई यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध यक्षगान कलाकार सुब्रमण्यम धारेकर का निधन हो गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है इनका संबंध किस क्षेत्र है, कला के क्षेत्र से। सुब्रमण्यम धारेश्वर, ठीक है, यक्षगान के कलाकार हैं। यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है। हाल ही में भारत द्वारा श्रीलंका स्थित कांगे संथुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। हाल ही में की गई एक घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में BWF जूनियर विश्व कप का आयोजन गुवाहाटी भारत में किया जाएगा। स्थान गुवाहाटी। वर्ष 2008 के बाद भारत द्वारा BWF की यह पहली मेजबानी होगी। ठीक है, 8 के बाद ये पहली बार मेजबानी करेगा। कुनकू और त्रिपुरा के सुप्रिया दास दत्ता को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें 15 भारतीय एडटेक फर्म शामिल हैं। ठीक है। भारत ने के अन अकेडमी को इस सूची में 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। अन अकेडमी आप सभी जानते ही हैं। भारत प्रथम स्थान पर दुबई स्थित एमेरिटस कंपनी है। ठीक है। केरल के मीनाक्षी मंदिर में हाल ही में राजसी चिथिराई महोत्सव मनाया गया है। राजसी चिथिराई ये कहाँ पर मनाया गया है? तो केरल में मीनाक्षी मंदिर में, ध्यान रखना है। इस महोत्सव में वैगई नदी में भगवान कला आगर का भव्य अवतरण कराया जाता है। हाल ही में भारत का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। पहला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कैरिबियन देश हैती में जारी आपातकाल के मध्य भारत सरकार द्वारा हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 13 से 26 मई 2024 के मध्य भारत तथा फ्रांस के मध्य द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच इस सैन्य द्विवार्षिक संयुक्त अभ्यास मेघालय के उमरोई में किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा हाल ही में 3D प्रिंटेड के माध्यम से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसरो की स्थापना 1969 में 69 में अध्यक्ष M सोमनाथ हैं करंट में। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना तथा भारतीय सेना ने पंजाब में गगन स्ट्राइक सेकेंड नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। 20 से 30 मई के मध्य भारत के कोची केरल में आर्कटिक संधि परामर्श दात्री बैठक की 46वीं वार्ता आयोजित होगी। इससे पहले भारत 2007 में भी आयोजन कर चुका है। भारत इस संधि से 1983 में जुड़ा था। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन द्वारा 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है। स्थापना की बात करें तो 1960 में स्थापना ही अध्यक्ष हैं ये रघु श्रीनिवासन। ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के केरल राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि की गई है। डिटेल में समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस का प्रथम मामला 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में दर्ज किया गया था। पक्षियों को वेस्ट नाइल वायरस के होस्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में फैले जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए फिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया गया है। डिटेल में समझते हैं। उत्तराखंड में पिरूल का तात्पर्य सीड के पेड़ की पत्तियों से है। इस अभियान में स्थानीय लोग द्वारा सूखे पिरूल को एकत्र कर निर्धारित संग्रह केंद्रों पर पहुंचाने पर प्रति किलो 50 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। पिरूल का उपयोग पालतू जानवर के लिए बिस्तर बनाने गाय के गोबर के साथ खाद के रूप में मिलाने के साथ ही बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत
2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म न्यू वर्ल्ड हेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित वेल्थीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2 भारतीय शहर मुंबई और दिल्ली को दुनिया के शीर्ष 50 शहरों में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर शहरों में मुंबई 24वें और दिल्ली 37वें स्थान पर है। हाल ही में भारत ने मालडोवा के साथ राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की अनुमति देने वाला समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी मद्रास द्वारा स्थापित माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज द्वारा भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो कंट्रोलर चिप सिक्योर आईओटी लॉन्च किया गया था है। हाल ही में मणिपुर राज्य द्वारा जातीय संघर्ष के कारण राहत शिविरों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए स्कूल ऑफ व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन संगठन द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2022 में $100 बिलियन का प्रेषण प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है। हाल ही में लेह लद्दाख में भारत और भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा बॉम्बे बकेट ऑपरेशन का संबंध उत्तराखंड से है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में जंगल की आग पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन एयरफोर्स द्वारा Mi-17 5 हेलीकॉप्टर द्वारा इस विशेष अग्निशमन तकनीक का उपयोग किया गया है। ठीक है। देखिए इस तकनीक में एक कंटेनर को हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाना, उसे पानी के स्रोत से भरना और फिर उसे आग वाले क्षेत्र में छोड़ना शामिल है। नेक्स्ट है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, डिटेल में समझते हैं। देखिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इससे पूर्व अप्रैल 2024 में पुनिया को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा निलंबित किया गया था। हाल ही में भारत 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है। अमेरिका और ब्राज़ील यह उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के प्रथम 2 देश हैं। भारत का स्थान तीसरा है 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला। नेक्स्ट है हाल ही में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिऊ रियो ने संयुक्त रूप से नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और ईगो पार्क का उद्घाटन किया है। भारत हाल ही में चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन तैनात किया है। कैडेट डिफेंस सिस्टम द्वारा सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन लोइट रिंग एरियल म्यूनिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहकर्मी बुश विलमोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर रवाना हुई है। हाल ही में नेपाल द्वारा छापे गए 100 रुपये के नए नोट की वजह से भारत नेपाल सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। डिटेल में समझते हैं। देखिए ऊपर भी हम लोग रिवीजन किए हैं। गौरव मतलब है कि इस नोट पर नेपाल का जो नक्शा मानचित्र है उसमें लिपू लेक, लिम्पिया धुरा और काला पानी जैसे भारत के क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय द्वारा मरीन टॉर्डिग्रेट की एक नई प्रजाति का नाम बर्टिलिप्स इंद्रायणी रखा गया है। ठीक है। शोधकर्ताओं द्वारा इसरो के चंद्रयान 3 के नाम पर यह फैसला किया गया है। ठीक है। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। स्रोत हैं द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता तथा अन्य। 1 से लेकर 15 मई तक दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। डिटेल में समझते हैं। देखिए हाल ही में इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया है जिसमें ऐसे कार्यों के लिए 15 साल तक की जेल का प्रावधान है। ठीक है। समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया है। कौन? इराक की संसद ने। ध्यान रखिएगा, समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया गया है। इसमें 15 साल की जेल का प्रावधान है। चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली लॉन्च की गई है। चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली लॉन्च की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा सियरा माद्रे एक लैंडिंग जहाज़ है जिसे चीन द्वारा
हटाने की मांग की गई है, जिसे फिलीपींस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। सिएरा माद्रे क्या है, तो ये एक लैंडिंग जहाज है। चीन द्वारा हटाने की मांग की गई है और फिलीपींस द्वारा इसे अस्वीकार किया गया है। 1999 से स्प्रेटली द्वीप समूह में सेकेंड थॉमस सोल पर फंसा सिएरा माद्रे प्रभावी रूप से एक जहाज का मलबा है, ठीक है। और फिलीपींस इसे हटाने से मामला ये मतलब मना कर दिया है, इसलिए दोनों के बीच विवाद है। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक उथल पुथल के मध्य स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफे की घोषणा की है। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफे की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में उपभोक्ताओं तथा व्यवसायों को हैमिंग और साइबर मामलों से बचने के उद्देश्य से यूके सरकार द्वारा इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरणों के संबंध में विश्व का पहला कानून लागू किया है। कौन किया है, तो यूके सरकार के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई द्वीप अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। वार्षिक 2060 मिलियन यात्रियों की क्षमता के साथ 400 टर्मिनल गेट और 5 समानांतर रनवे होंगे। हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रही रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, तो ये लोकेशन पूछ सकता है। रुआंग ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है, तो इस संबंध इंडोनेशिया से है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा 1914 में शुरुआत किया गया टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम ने हाल ही में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई है, ठीक है। वर्ष 1985 में भारत द्वारा इसका नाम बदलकर UIP कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13 सार्वभौमिक रूप से अनुशासित बीमारियों और 17 संदर्भ विशिष्ट बीमारियों के लिए टीके प्रदान किया जाता है। हाल ही में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की गई है। जिम्बाब्वे के द्वारा जिग मुद्रा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, इस रैंकिंग में दुनिया के 180 देशों को शामिल किया गया है। प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति में दुनिया के शीर्ष 3 देश हैं, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन है। और भारत की स्थान आप सभी को पता ही है, 159वें स्थान पर भारत है। विश्व के सबसे खराब प्रेस स्वतंत्रता वाले देश के रूप में इरिट्रिया सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर, ध्यान रखिएगा। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन ये 3 प्रमुख देश हैं। शोधकर्ताओं द्वारा मैक्सिमम दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल नामताजा की खोज की गई है, जो मैक्सिको के युकाटन द्वीप के चेडमल खाड़ी में स्थित है, ठीक है। मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल तामजा क्या है, तो ब्लू होल है, ये मैक्सिको में है, ठीक है। हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों द्वारा दृश्यमान से लेकर हजारों नैनोमीटर छोटी तरंगदैर्घ्य तथा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करने में सक्षम दुनिया के पहले रिजिड एंडोस्कोप प्रणाली विकसित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में चीन द्वारा चंद्रमा के सुदूर अंधेरे हिस्से से नमूने इकट्ठा करने के लिए चांग-ई 6 प्रोब लॉन्च किया गया है। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर डेवन थॉमस को ICC द्वारा SLCECB और CPL एक भ्रष्टाचार विरोधी कोड का उल्लंघन करने के कारण 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूक्रेन द्वारा सेना में सैनिकों की कमी की समस्या के कारण चुनिंदा कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट है 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है। इस नए कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों को महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूजीलैंड के अनुभवी खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अपने 123 मैचों के करियर को समाप्त करते हुए संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन के शहर चेंगदू में आयोजित थॉमस कप तथा उबेर कप का खिताब चीनी बैडमिंटन टीम द्वारा हासिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं थॉमस कप का संबंध, इसको डिटेल में समझते हैं। थॉमस कप का संबंध पुरुष बैडमिंटन से है, वहीं उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है। 2012 के बाद यह पहली बार है कि चीनी बैडमिंटन टीम ने पुरुष तथा महिला दोनों के खिताब एक साथ जीते हैं। थॉमस कप तथा उबेर कप का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में जोस राउल मूलिनो द्वारा पनामा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया गया है। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला सभी 6 ग्लेशियरों खोने वाला पहला देश बन गया है। अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर हाल ही में बर्फ क्षेत्र बन गया था है। ठीक है, यह घटना जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली इंफोसिस दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। इंफोसिस दुनिया की पहली कंपनी बन गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रमाण प्राप्त करने वाला। ठीक है, इंफोसिस कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में आइसलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया गया है। आइसलैंड के द्वारा मैमथ लॉन्च किया गया है। क्या है ये? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का पहला प्लांट है। ठीक है, पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। हाल ही में नेपाल में माता तीर्थ औंसी उत्सव 2024 मनाया गया है। माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये नेपाल में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यह एक दिवसीय त्यौहार माताओं तथा मातृत्व के सम्मान के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनी द्वारा पेश किया गया है था। गौरतलब है कि 25 मई 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता से पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों से टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार 15 पत्रकारिता श्रेणी तथा 8 कला श्रेणियों में काम करने को मान्यता देता है। कौन कौन से हैं? पत्रकारिता श्रेणी के महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। लोक सेवा मिला है प्रोफेसर पब्लिका को, खोजी रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स की हना डेयर को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई टॉफमन को संपादकीय लेखन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स को ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी रॉयल समाचार एजेंसी की फोटोग्राफी टीम को मिला है। फीचर फोटोग्राफी की बात करें तो एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी फोटोग्राफी टीम को मिला है। ऑडियो रिपोर्टिंग ये इनविजिबल इंस्टीट्यूट और USG ऑडियो के कर्मचारी को मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट जारी किया है। डिटेल में समझते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 से 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण में 650% से अधिक की वृद्धि है, जो 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण के मामले में शीर्ष देश भारत, मैक्सिको और चीन है। भारत पहले स्थान पर है धन प्रेषण में और मैक्सिको दूसरे, चीन तीसरे पर है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फॉर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा वर्ल्ड एम सिटीज रिपोर्ट 2023 की सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे धनी शहर है। दुनिया के धनी शहरों में शीर्ष 3 शहर हैं न्यूयॉर्क, टोक्यो द सैन फ्रांसिस्को। न्यूयॉर्क जब अमेरिका का, टोक्यो जापान का, द सैन फ्रांसिस्को ये अमेरिका का है। ये 3 धनी शहर हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क, टोक्यो और सैन फ्रांसिस्को। टॉप 50 में भारत के 2 शहर मुंबई और दिल्ली हैं। मुंबई 24वें स्थान पर है और दिल्ली 37वें स्थान पर है। तो ये स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है। अब देखते हैं बिहार राज्य विशेष देखते हैं पिछले 15 दिनों के करंट अफेयर्स, यानी कि 1 मई से लेकर 15 मई के करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल को देखते हैं। स्रोत हैं दैनिक जागरण, बिहार हिंदुस्तान पटना संस्करण, दैनिक भास्कर हिंदुस्तान पटना संस्करण, दैनिक भास्कर बिहार। ठीक है, ये सभी स्रोत हैं इसके। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं आप ये एडिटोरिया के द्वारा, तो आपको पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रश्न यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ध्यान से सुनिए। देखिए,
हाल ही में चर्चा में रहा खोखनाहा गांव बिहार के सुपौल जिले में है। खोखनाहा गांव कहाँ पर है? तो बिहार के सुपौल जिले में है। डिटेल में समझते हैं। सुपौल के खोखनाहा गांव के निवासियों द्वारा कोसी नदी जनित पीड़ा कम करने के सरकारी प्रयासों की कमी के कारण वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव, वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव के बाद वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया है। तो देखिए ये 3 बार बहिष्कार हो चुका है। 19 लोकसभा में भी, 20 विधानसभा चुनाव और 24 लोकसभा चुनाव, तीनों में बहिष्कार किया गया है। खोखनाहा गांव, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में जारी लाइसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट इन एशिया जर्नल के शुद्ध रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2016 में बिहार में शराब पर प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत के 2.4 मिलियन मामलों तक, अतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के 2.1 मिलियन मामले में कमी आई है। डिटेल में समझते हैं। अप्रैल 2016 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 द्वारा संपूर्ण राज्य में शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री तथा खपत पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है मई 2024 में बिहार के पटना विमेंस कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की ओर से चौथे चरण के मूल्यांकन के बाद A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। किसको? पटना विमेंस कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की ओर से, ठीक है, चौथे चरण के मूल्यांकन के बाद A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। थ्री 3.51 CGPA, सॉरी एक मिनट, 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड पाने वाला यह बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। नेक्स्ट है 7 मई 2024 को बिहार विधान परिषद के सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री सहित 11 नवनिर्वाचित विधान पार्षद को शपथ दिलवाई गई है। तो अभी करंट में बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? श्री देवेश चंद्र ठाकुर। ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछले एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कुल 75 है। सदन के नेता हैं श्री नीतीश कुमार, जदयू के हैं। विधान परिषद में विपक्ष के नेता राबड़ी देवी हैं, राजद से हैं। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देश के लिए जीएसटी कानून का निर्माण तथा उसे लागू करवाने में सुशील कुमार मोदी की अहम भूमिका रही थी। ठीक है, ये भाजपा के नेता थे। श्री सुशील कुमार मोदी 1990 में पहली बार पटना केंद्रीय विधानसभा से विधायक बने तथा 2005 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। तो ये डीप में भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे नेताओं के बारे में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। 1990 में पहली बार पटना केंद्रीय विधानसभा से विधायक बने तथा 2005 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। 14वीं लोकसभा चुनाव में श्री मोदी बिहार के भागलपुर सीट से सांसद बने थे। ठीक है, सांसद कब बने थे? 14वीं लोकसभा चुनाव में। उन्होंने राजद सुप्रीमो श्री लालू यादव पर एक पुस्तक लालू लीला की रचना की थी। तो इनकी पुस्तकें लालू लीला, इन्होंने लालू यादव पर एक पुस्तक लिखी है। 4 मई 2024 के बिहार के भागलपुर जिले का 291वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भागलपुर जिले का, बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता ही है। मई 2024 में बिहार के औरंगाबाद की खुशी कुमारी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है। खुशी कुमारी विगत 50 वर्षों में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहला महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, मई 2024 में बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। वर्ष 2015 में श्री प्रसाद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध सर्जन है, इनका संबंध सर्जन है, ये चिकित्सक, और पद्मश्री से इन्हें 2015 में सम्मानित किया गया है। विविध समसामयिक देखते हैं पिछले 15 दिन, यानी कि 1 मई से लेकर 15 मई तक के विविध समसामयिकी प्रमुख दिवस तथा थीम। 19 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, 30 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस,
30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। थीम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की थीम जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। ठीक है। 1 मई गुजरात तथा महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। थीम ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। 8 मई विश्व थैलीसीमिया दिवस। थीम है एम्पावरिंग लिव्स एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस। ठीक है। इक्विटेबल एंड एसेसिबल थैलीसीमिया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। थीम आई गिव विच जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है 10 मई अंतर्राष्ट्रीय अर्नेगिया दिवस। थीम है जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा आर्गन वृक्ष। ऑर्गेनिया दिवस 10 मई को। 11 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। थीम है स्कूलों से स्टार्टअप तक नव परिवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना। 11 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 11 मई को। थीम कीड़ों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। नेक्स्ट बात करते हैं पुरस्कार 15 दिनों का, 1 से लेकर 15 मई तक के पुरस्कार में क्या क्या करंट अफेयर्स हैं। असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है? दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार डॉक्टर पूर्णिमा देवी को। असम की वन्यजीव विज्ञानी हैं। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड्स 2007 से यूनाइटेड किंगडम की परोपकारी संस्था व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। हाल ही में भारतीय शतरंज खिलाड़ी वी रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया गया है। कोनेरू हम्पू और हरिका द्रोणावली के बाद वी रमेश बाबू यह सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय महिला हैं। ठीक है। अर्जेंटीना की 60 वर्षीय एलेजांद्रा मोरिसा रोड्रिगेज को मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब दिया गया है। ठीक है। खेल से देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान चुने गए हैं। T20 विश्व कप 2024 के कप्तान कौन चुने गए थे? तो रोहित शर्मा। 9वां ICC पुरुष की 20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 1 से लेकर 29 जून 2024 के वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मेजबानी किया गया है। ठीक है। मुंबई सिटी FC ने कोलकाता में खेले गए 2023-24 इंडियन सुपर लीग में मोहन बागान सुपर जॉयंट्स को हराकर जीत हासिल की है। मुंबई सिटी FC का यह दूसरा खिताब था। भारतीय क्रिकेट युजवेंद्र चहल T20 इतिहास में 350 विकेट्स लेने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने कैडिज को हराकर ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब जीत लिया है। यह खिताब रियल मैड्रिड का 36वां ला लीगा खिताब है। ईगा स्वीटेग तथा एंड्रे रूबलेव द्वारा हाल ही में 2024 ATP मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पहला तथा पुरुष एकल खिताब जीत लिया गया है। हाल ही में विश्व के 12वें नंबर के खिलाड़ी काइरेन विल्सन ने पहली बार विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। नियुक्ति देखते हैं। 2009 बैच की वरिष्ठ राजस्व सेना अधिकारी IRS अधिकारी प्रतिमा सिंह को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतवंशी शिक्षाविद यादविंदर माल्ही को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त किया गया है। ठीक है। हाल ही में जेरेमिया
मानेले को सोलोमन द्वीप का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आर शंकर नायर को लार्सन एंड टूब्रो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल संजय भल्ला को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय अभिनेत्री करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करीना कपूर को 2014 में यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय है। नेक्स्ट है, अमेरिकी कॉलेज पेशेवर बास्केटबॉल कोच स्टॉक फ्लेमिंग को हाल ही में सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, जू फेई हांग को हाल ही में चीन द्वारा भारत में पहला राजदूत नियुक्त किया गया है। मिखाइल मिशूस्टिन को हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है। हाल ही में इदरिस डेबी को अफ्रीकी देश चाड का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इदरिस डेबी को अफ्रीकी देश चाड का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ये रहा 15 दिन का करेंट अफेयर्स 1 से लेकर 15 मई तक का। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।